वेलकम एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एक इंडियन राइटर के बारे में जिनका नाम है मुल्क राज आनंद। बीए फर्स्ट सेमेस्टर के इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस में ये राइटर हैं, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं ये राइटर। शुरू करते हैं। मुल्क राज आनंद अ लिटरेरी पायनियर एंड सोशल क्रिटिक। देखिए, लिटरेरी पायनियर हमें पता है क्योंकि हम लिटरेचर पढ़ रहे हैं, तो लिटरेचर के वर्ल्ड में, लिटरेचर की दुनिया में इनका अच्छा खासा नाम था, लेकिन साथ ही साथ ये एक सोशल क्रिटिक भी थे। अब देखिए, क्योंकि जो इनका प्रोफेशन था वो था राइटर, ये एक लेखक थे, तो जो सोसाइटी में जो भी चीज़ें ये अपने आसपास होते हुए देखते थे उनके ऊपर टिप्पणी करना, उनके ऊपर कमेंट करना। आप देखेंगे कि इनके जितना भी लिटरेचर है, चाहे वो नॉवेल्स हों, शॉर्ट स्टोरीज़ हों, ठीक है, तो उसमें ये उन सोसाइटी की चीज़ों पर अपने विचार प्रकट करते थे। तो सबसे पहले एक ओवरव्यू हम देखते हैं। मुल्क राज आनंद बॉर्न 12 दिसंबर 1905 और इनकी डेथ हो गई थी 28 सितंबर 2004 में। वॉज अ डिस्टिंग्विश इंडियन राइटर इन इंग्लिश। ये जो डेट ऑफ बर्थ और जो इनका लाइफ स्पैन है, ये अगर आप फैक्ट्स याद कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सीधा सीधा एमसीक्यू में हो सकता है, बहुत ही अगर इजी लेवल का आ गया तो वो डेट ऑफ बर्थ वगैरह भी पूछ लेता है राइटर, तो आप ये थोड़ा सा याद रखिए। वॉज अ डिस्टिंग्विश्ड इंडियन राइटर इन इंग्लिश। डिस्टिंग्विश यानी एक जाने माने राइटर थे, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते थे। रिनाउंड फॉर हिज रियलिस्टिक एंड ह्यूमनिस्टिक पोर्ट्रेयल्स ऑफ द मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी। और किस लिए ये पहचाने जाते थे? जो इंडियन सोसाइटी की मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस थे, यानी किसी भी सोसाइटी में लेवल्स होते हैं ना, कि एक हाई लेवल सोसाइटी, फिर धीरे धीरे जब हम नीचे आते हैं तो जो बिल्कुल नीचे तबके के लोग होते हैं उनको हम बोलेंगे मार्जिनलाइज सेक्शन, जिनके पास ज़्यादा प्रिविलेजेस, ज़्यादा आप कह सकते हो कि बेनिफिट्स नहीं हैं जो कि ऊपर के तबके के लोगों के पास होते हैं। तो ये उन सेक्शंस के बारे में लिखना, आप देखेंगे कि इनके लिटरेचर में जो थीम है वो प्रेवलेंट है, कि मार्जिनलाइज सेक्शन के बारे में ये लिखते थे। उनके साथ जो इनजस्टिस होता था, ठीक है, उनके साथ कैसे उनका आप कह सकते हो एक्सप्लॉइटेशन, जो अपर क्लास होती थी वो कैसे उनको एक्सप्लॉइट करते थे, अलग अलग थीम्स पर। तो ये इनके लिटरेचर में एक बहुत ही कॉमन थीम है, इसको आप बिल्कुल याद रख लीजिएगा कि रिनाउंड फॉर हिज रियलिस्टिक एंड ह्यूमनिस्टिक पोर्ट्रेयल्स ऑफ द मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी। कहीं भी कोई क्वेश्चन आए मुल्क राज आनंद का, लॉन्ग आंसर में, शॉर्ट आंसर में, वेरी शॉर्ट, कैसे भी, ये तो लाइन आप वहाँ पर लिखेंगे ही। Alongside R.K. Narayan, Ahmad Ali, and Raja Rao, Anand was a pioneer of Indo-Anglian fiction and one of the finest and one of the first Indian writers to gain international readership। ठीक है, जैसे कि आर के नारायण हो गए, अहमद अली हो गए, राजा राव, इनमें और मुल्क राज आनंद में क्या कॉमन था कि ये पायनियर थे, यानी काफ़ी ज़्यादा जाने माने थे। किस चीज़ के लिए? इंडो एंग्लियन फिक्शन। इंडो एंग्लियन का मतलब हुआ कि ये बाय सिटीजनशिप इंडियन थे, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में अपना जो फिक्शन लिखते थे उसके कारण इनका बहुत ज़्यादा नाम हुआ। और इन्हें वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन राइटर्स टू गेन इंटरनेशनल रीडरशिप। देखिए, मैंने बताया इनका जो लाइफ स्पैन है 1905 से लेकर 2004 तक, तो आप देख सकते हैं कि इंडिपेंडेंस के दोनों तरफ इनका लाइफ स्पैन है। तो उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि जो इंडिया में लिखने वाले राइटर्स थे वो वर्ल्ड वाइड उनको रीडरशिप मिले, यानी पूरी दुनिया उनको पढ़े। क्यों? क्योंकि उससे पहले जो राइटर्स थे वो इंग्लिश में नहीं लिखते थे। तो जब तक इंग्लिश, जो कि एक वर्ल्ड वाइड काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो प्रेवलेंट लैंग्वेज है, उसमें जब इन्होंने लिखना शुरू करा तो इनको पूरी दुनिया में पढ़ा जाने लगा। हिज नॉवेल्स ऑफन एड्रेसिंग सोशल इनजस्टिस रिमेन क्लासिक्स ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। मैंने बताया कि जो सोशल इनजस्टिस, जो अन्याय होता है लोगों के साथ एक सोसाइटी में, उसके बारे में ये लिखते थे। ही वॉज अवॉर्डेड द पद्म भूषण फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू इंडियन लिटरेचर। इन्हें पद्म भूषण अवार्ड भी मिला है, जो कि एक सिविलियन अवार्ड है इंडिया में। एक अवार्ड यहाँ पर मुझे और याद आ रहा है, इन्होंने शायद साहित्य अकेडमी अवार्ड, जो कि लिटरेचर की फील्ड में ही मिलता है, तो वो भी इनको मिला है। इनकी एक नॉवल थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन आप लोग थोड़ा सा इसको रिसर्च करिएगा कि साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको किस ईयर में और कौन सी नॉवल के लिए मिला था, कमेंट्स में आप लिखिएगा। आगे थोड़ा सा और हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं। आनंद्स लिटरेरी करियर वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल ट्रेजेडी रूटेड इन द रिजिड कास्ट सिस्टम। ठीक है, अब देखिए, कोई भी जो राइटर होता है, जब वो लिखना शुरू होता है, चाहे वो फिक्शन लिख रहा हो या फिर नॉन फिक्शन लिख रहा हो, कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल लाइफ से ही उस पर इन्फ्लुएंस आता है। ठीक है, तो इन्होंने देखिए जो सबसे पहले लिखना शुरू करा, किस वजह से? ड्यू टू पर्सनल ट्रेजेडी रूटेड इन द रिजिड कास्ट सिस्टम। जो हमारी सोसाइटी में एक कास्ट सिस्टम है, उसकी वजह से इनकी पर्सनल लाइफ में कोई एक दुखद घटना घटी थी। आगे हम देखते हैं क्या हुआ। हिज फर्स्ट ऐसे इंस्पायर्ड बाय हिज आंट सुसाइड आफ्टर हर एक्स कम्युनिकेशन फॉर डाइनिंग विद अ
मुस्लिम वुमेन हाईलाइटेड द ऑप्रेसिव स्ट्रक्चर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। जो इन्होंने अपना पहला निबंध लिखा था, वो देखिए कितनी ज़्यादा एक ट्रेजिडी से इंस्पायर्ड था कि जो इनकी आंट थी उन्होंने सुसाइड कर लिया था। क्यों? क्योंकि उनको सोसाइटी से निकाल दिया गया था, क्योंकि उनकी आंट ने एक मुस्लिम महिला के साथ डिनर या खाना खा लिया था, तो इस वजह से उन्हें सोसाइटी से निकाल दिया गया। और ये किस चीज़ को हाईलाइट करता है? इससे इनका जो ऑप्रेसिव स्ट्रक्चर्स इंडियन सोसाइटी में है कि आप ये नहीं कर सकते, आप खुल के मतलब जैसे कहते हैं ना कि अगर आपकी कोई खुद की चॉइस है, तो अगर आप एक नॉर्म में चलेंगे जो हर कोई कहता है कि हाँ ये एक्सेप्टेबल है, तो ठीक है। अगर आप ज़रा सा भी देखिए, कितनी छोटी सी बात है कि आप एक मुस्लिम वुमेन के साथ उनकी आंट ने खाना खा लिया, तो उन्हें सोसाइटी से निकाल दिया गया। तो ये स्ट्रेस, ये जो प्रेशर, ह्यूमिलिएशन जो होता है, ये इतना ज़्यादा हो गया होगा उनके लिए कि उन्हें सुसाइड करना पड़ा। तो वहाँ से इनका हम कह सकते हैं कि जो इनकी पर्सनल ट्रेजेडी इनकी लाइफ में देखने को मिली, वहाँ से इन्होंने इस तरह से लिखना शुरू करा। आनंद वॉज अ सोशलिस्ट हु बिलीव्ड इन द इंटरप्ले ऑफ पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर। लेकिन इसके बाद इन्होंने किया क्या? क्योंकि ये एक राइटर थे, तो इन्होंने सोचा कि पॉलिटिक्स और लिटरेचर, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं आप देखेंगे कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो पॉलिटिक्स है, वो काफ़ी हद तक लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कंट्रोल कर सकती है ना। तो इन्होंने बोला कि जो इनके पॉइंट ऑफ व्यू हैं और जो लिटरेचर ये लिखेंगे उसमें ये हमेशा ये कहीं ना कहीं ये पॉइंट ऑफ व्यू अपना ले आते थे कि जो पॉलिटिक्स है उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता है लिटरेचर। ठीक है। और वो ये भी मानते थे कि अगर हम लिटरेचर में इन सब चीज़ों के बारे में लिखेंगे, जो भी सोशल इनजस्टिस है, तो कहीं ना कहीं एक चेंज सोसाइटी में आ सकता है। अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, ही हेल्प्ड ड्राफ्ट इट्स मैनिफेस्टो एडवोकेटिंग फॉर लिटरेचर्स रोल इन सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए वही बात आ गई कि एक एसोसिएशन था जिसका नाम था प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, तो उसके एक फाउंडिंग मेंबर थे, यानी इन्होंने और कुछ लोगों के साथ मिलकर ये एसोसिएशन शुरू करा था। उसका जो मैनिफेस्टो, यानी उसका एक तरह से आप कह सकते हो जो इंट्रोडक्शन था कि एक्चुअली में ये जो एसोसिएशन है वो क्या है, उसका मैनिफेस्टो लिखने में इन्होंने हेल्प करी थी। और उसमें इन्होंने यही हाईलाइट किया था कि लिटरेचर का जो रोल है वो सोसाइटी के ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी हम सोसाइटी को बदल सकते हैं अपने साहित्य के ज़रिए। ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन में मैंने कुछ इनके मेजर वर्क्स, देखिए इनका बहुत ज़्यादा जो बिब्लियोग्राफी है बहुत बड़ी है, बहुत सारे इन्होंने नॉवेल्स लिखे हैं, शॉर्ट स्टोरीज़, और भी कई सारे वर्क्स हैं जो इन्होंने लिखे हैं। तो आप इनके विकीपीडिया पेज पर जाइएगा और देखिएगा कि कौन कौन से मेजर वर्क्स इनके हैं। मैंने यहाँ पर कुछ लिख दिए हैं, जैसे अनटचेबल है, ये हमारे सिलेबस में होता है MJPRU में, तो इसको आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। ठीक है। कूली हो गया, द विलेज अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स एंड द स्वॉर्ड एंड द सिकल, ये जो है ट्रायलॉजी है। ठीक है। तो ये एक 3 फिक्शंस यानी 3 नॉवेल्स का ग्रुप है जो कि पार्ट्स में आई थी, 3 हिस्सों में। तो उसके 3 नॉवेल्स ये हैं, ये याद रखिएगा। द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, ये सब आप उसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हैं। देखिए क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है कि राइट अ नोट ऑन मुल्कराज आनंद एज अ राइटर, ठीक है, तो वहाँ पे आप उनके किसी एक वर्क को लेकर बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। जैसे अनटचेबल है, इसका अपने आप में पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन उस क्वेश्चन में हम पूरा उसकी समरी बताएंगे, अनटचेबल जो नॉवल है। लेकिन अगर एज अ राइटर उनका कोई वर्क मतलब एज अ राइटर उनके ऊपर कोई आंसर लिखने को आता है, तो आप जो भी 2 3 4 5 6 वर्क्स उनके याद आपको जो रहें, तो उनका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। लेकिन हमें ओवरऑल राइटर के ऊपर कमेंट करना है, उनके किसी एक इंडिविजुअल वर्क के ऊपर कमेंट नहीं करना है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि इनके जो टॉप 2-3 नॉवेल्स हैं, कुछ जो शॉर्ट स्टोरी जैसे बार्बर्स ट्रेड यूनियन, ये भी आपके सिलेबस में है, तो इनको थोड़ा सा पढ़िए, जिससे कि आंसर में आप और ज़्यादा डेप्थ ला सकें। क्योंकि जितना ज़्यादा आप एग्जाम्पल देंगे ना, देखिए इंग्लिश लिटरेचर में क्या होता है आंसर लिखने में कि लेंथ के साथ साथ, मान लीजिए कि एक लॉन्ग आंसर आ गया, तो आप कहीं ना कहीं 3-3.5 पेज लिखना पसंद करेंगे उसके लिए। लेकिन उसमें आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि एग्जाम्पल्स उसमें हाईलाइट करिए, जिससे कि जो चेक करेगा ना कॉपी आपकी, वो समझ जाएगा कि हाँ आपने सिर्फ ऊपर ऊपर से, ऐसा नहीं कि अपने आप ही बस एस्से बना के लिख रहे हैं, आपने सही में कुछ चीज़ें पढ़ी हैं उस राइटर के बारे में, तो उससे आपका आंसर और ज़्यादा प्रेजेंटेबल रहेगा। ठीक है। तो देखिए ये शॉर्ट स्टोरीज़ थी इनकी। चिल्ड्रन लिटरेचर भी इन्होंने लिखा है, 2 यहाँ पर मैंने मेंशन करी हैं, आप बाकी और सब देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जहाँ से अब हमारा जो आंसर लिखना शुरू होगा। देखिए यहाँ से आप जो भी अगर पॉइंट्स बनाना चाहें तो एक रजिस्टर और पेन लेकर बैठिए या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम पढ़ेंगे कि किन थीम्स पे लिखते थे और इनका लिखने का स्टाइल क्या था। ठीक है। मुल्कराज आनंद लिटरेरी ओवर इज़ अ डीप एक्सप्लोरेशन
of the human condition rooted in his empathy for the oppressed and his critique of systemic injustice। ठीक है, तो ये किस चीज़ के बारे में लिखते थे? जो ह्यूमन कंडीशन थी रूटेड इन हिज एम्पथी फॉर द ऑप्रेस्ड एंड, ठीक है, ऑप्रेस्ड यानी जो दबाया हुआ तबका है हमारे समाज का, उनके प्रति इनकी बहुत ज़्यादा सहानुभूति, एम्पथी थी, तो वही चीज़ें ये लिखते थे। हिज वर्क्स वीव टुगेदर टेपेस्ट्री ऑफ सोशियो पॉलिटिकल थीम्स, सोसाइटी और पॉलिटिक्स, इनको मिलाकर जो थीम्स बनती थी वो आप कह सकते हैं इनकी मेजर थीम्स होती थी। एंड स्टाइलिस्टिक इनोवेशंस दैट रिमेन प्रोफाउंडली रेलेवेंट। और जो एक देखिए, किसी भी थीम के बारे में आप 100 राइटर्स को दे दीजिए कि आपको इन थीम्स के बारे में लिखना है, अब थीम तो सबकी कॉमन हो गई क्योंकि आपने बोला है कि इस थीम के ऊपर लिखो कुछ एक ऐसे, लेकिन जो स्टाइलिस्टिक इनोवेशन है यानी किस स्टाइल में आप लिखते हो, उस थीम को कैसे उस पर और ज़्यादा प्रकाश डालते हो, उसको हाईलाइट करते हो, वो हर एक राइटर की अपनी इंडिविजुअल स्किल होती है। तो वो काफ़ी ज़्यादा इनकी जानी मानी थी, तभी इनको इतना ज़्यादा वर्ल्ड वाइड रीडरशिप भी मिली। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो है वो है सोशल इंजस्टिस। इनका आप कोई भी नॉवल उठा लीजिए, ज़्यादातर में आपको मिलेगा कि जो समाज में लोगों के साथ अन्याय होता है ये उसके ऊपर लिखा करते थे, हाईलाइट करते थे। द सिस्टमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज एक्सपोजिंग देयर स्ट्रगल्स एंड एडवोकेटिंग फॉर चेंज। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ उसके बारे में उन्होंने बता दिया, वो उसको बदलने के लिए, समाज में बदलाव लाने के लिए भी अपनी बात रखते थे। अनटचेबल एंड कूली पोर्ट्रे द डीह्यूमनाइजेशन फेस बाय लोअर कास्ट एंड लेबरर्स इन इंडिया। ठीक है, जो उनकी 2 नॉवेल्स हैं अनटचेबल एंड कूली, इसमें ये हमें सोशल इंजस्टिस देखने को मिलता है। और भी नॉवेल्स में होगा, लेकिन एग्जाम्पल में आप 2 3 4 जितना आपको याद हो वो लिख सकते हैं। सेकेंड आता है रिलीजियस हिपोक्रेसी। आनंद क्रिटिक्स द डिस्कनेक्ट बिटवीन रिलीजियस आइडियल्स एंड द एक्शंस ऑफ देयर अडेरेंट्स। देखिए, हिपोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि आप कह तो कोई चीज़ रहे हैं, मानते हैं आप कोई चीज़ है, लेकिन आपके एक्शंस में वो चीज़ दिख नहीं रही। तो जो रिलीजन में उनको ये चीज़ देखने को मिली ना, तो वो उसके ऊपर भी टिप्पणी करते थे। ठीक है, उसको भी क्रिटिसाइज करते थे। क्या कि देयर इज़ अ डिस्कनेक्ट बिटवीन द रिलीजियस आइडियल्स। डिस्कनेक्ट है यानी दोनों चीज़ों में सिमिलैरिटी नहीं है। कौन सी 2 चीज़ें? रिलीजियस आइडियल्स एंड द एक्शंस ऑफ अडेरेंट्स। कि आपके धर्म में, आपके रिलीजन में जो चीज़ें बताई गई हैं, जो आइडियल्स आपको दिए गए हैं कि आप इनको फॉलो करिए, वो अलग हैं, और जो उनको फॉलो करने वाले लोग हैं उनके एक्शंस अलग हैं। यानी अगर आपके रिलीजन में लिखा है कि आप किसी का बुरा मत करो, तो वो फॉलो तो कर रहे हैं उस रिलीजन को, लेकिन सिर्फ बोलने तक, असल में नहीं कर रहे हैं, उनके एक्शंस में वो चीज़ नहीं दिख रही। तो ये हिपोक्रेसी हो गई कि आप वहाँ कह तो रहे हो कि हम एक ये पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करते हैं, लेकिन उस रिलीजन में जो लिखा है, जो आपसे वो कह रहा है रिलीजन कि आप ऐसा करो, ऐसा करना सही है, ऐसा करना गलत है, वो आप कर ही नहीं रहे। तो इस हिपोक्रेसी को भी ये हाईलाइट करते थे। हिज वर्क्स चैलेंज द मॉरल कॉन्ट्रडिक्शन विद इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिसेस। और यही जो मॉरल कॉन्ट्रडिक्शन यानी मतभेद, कि कह कुछ रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे वैसा, तो इस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते थे रिलीजन के एस्पेक्ट में भी। नेक्स्ट पॉइंट आता है द पोजीशन ऑफ वुमेन। थ्रू नॉवेल्स लाइक द ओल्ड वुमन एंड द काउ, आनंद क्रिटिक्स पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स दैट subjugate women. His female characters often struggle against societal expectations, striving for dignity and independence. देखिए, इसमें ये जो पॉइंट है वो भी मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का है। आप जानते होंगे कि पहले विमेन को उतने ज़्यादा राइट्स नहीं थे जितने आज हैं। उस समय तो और भी ज़्यादा उनकी सिचुएशन ख़राब रही होगी, तो उसके बारे में भी ये लिखते थे। ठीक है, कि सोसाइटी में उन्हें इक्वालिटी नहीं मिलती है, या फिर जो उनके प्रति एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो अनरियल, एक जो सोसाइटी है वो अनरियल एक्सपेक्टेशन उनके लिए रख देती है। ठीक है, स्ट्राइविंग फॉर डिग्निटी एंड इंडिपेंडेंस। तो ये सब चीज़ें जो उस समय वुमेन को नहीं मिलती थी, जो कि मेन के पास थे राइट्स, उनके बारे में भी ये लिखा करते थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी। आनंद फ्रीक्वेंटली एक्सप्लोर्स द टेंशन दैट अराइज व्हेन ट्रेडिशनल वैल्यूज कन्फ्रंट मॉडर्न आइडियाज़। देखिए, टाइम का एक सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है कि वो आगे बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, आप कुछ भी करो, टाइम तो आगे बढ़ेगा ही। और टाइम के साथ साथ जो हमारा कल्चर है, जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं, जो हमारे बिलीव्स हैं, वो भी चेंज होना बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। आपने कोटेशन पढ़ा होगा ना कि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। लेकिन जब चेंजेस आते हैं तो क्या होता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो ट्रेडिशन को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है, हाँ ट्रेडिशन जो है हमारा वो ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, अगर हमें इस पूरे वर्ल्ड के साथ compete करना है, तो कहीं ना कहीं हमें मॉडर्निटी यानी जो मॉडर्न चीज़ें हैं उनकी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान हमें देना पड़ेगा। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है लोगों के दिमाग में कि हम ट्रेडिशन को पकड़ के चलें या फिर मॉडर्न की तरफ बढ़ें,
देखिए कॉन्फ्लिक्ट क्यों आता है, क्योंकि ट्रेडिशन आपको पता है कि आप क्या करोगे और उसके बदले में आपको क्या मिलेगा। लेकिन मॉडर्निटी में क्या है, क्योंकि वो नई चीज़ें, तो आप 100% किसी भी चीज़ को लेकर श्योर नहीं हो सकते कि आने वाले टाइम में अगर हम इस ट्रेडिशन को छोड़कर ये नई चीज़ करने लगें तो हमें उसका क्या रिजल्ट मिलेगा। तो इसी वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट आता है लोगों के दिमाग में, उसको भी हाईलाइट करते थे। दिस कॉन्फ्लिक्ट इज सेंट्रल टू द विलेज एंड इट्स सीक्वल अक्रॉस ब्लैक वाटर्स। मैंने जो आपको बताए थे ऊपर कुछ नॉवेल्स हैं, तो खासकर द विलेज और अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, तो इन दो नॉवेल्स में आपको देखने को मिल सकता है ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है। द कास्ट सिस्टम, सोसाइटी में जो इनक्वालिटी है उसका सबसे बड़ा जो बेस है वो कास्ट है ना। अगर आप पढ़ोगे हिस्ट्री तो वो आपको देखने को मिलेगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप अनटचेबल जो है, अगर पूरी नॉवल नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो आप उसकी कम से कम समरी और जो उनके कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे तो आप समझ जाओगे कि जो कास्ट सिस्टम के ऊपर है वो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा उसमें अच्छे से बताया कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनके साथ क्या क्या अन्याय होता था, ठीक है, हर एक लेवल पे। तो वो आप पढ़ सकते हैं कि कास्ट सिस्टम, ये पॉइंट मतलब बनेगा ही बनेगा। मार्जिनलाइजेशन, आनंद्स एम्पैथेटिक पोर्ट्रेयल ऑफ द लाइव्स ऑफ द डाउन ट्रॉडन पीजेंट्स, लेबरर्स एंड आउटकास्ट। डाउन ट्रॉडन, वही मैंने एक वर्ड बताया था आपको, अंडरडॉग्स, की सोसाइटी के जो निचले तबके के लोग होते हैं, जैसे पीजेंट्स काम करने वाले लोग, लेबरर्स मजदूरी करने वाले, आउटकास्ट ऐसे लोग जो सोसाइटी से थोड़ा हटके होते हैं, तो इन सब लोगों को जो ट्रेजिडी जो झेलनी पड़ती है अपनी सोसाइटी में, उसके बारे में ये लिखते थे। ह्यूमैनिटी एंड रिडेम्पशन, आनंद emphasizes the transformative power of human compassion and solidarity in breaking down oppressive systems। अब मैंने बताया कि ये प्रॉब्लम्स के बारे में बताते थे, लेकिन साथ ही ये भी बताते थे कि इस चीज़ को हम कैसे सुधार सकते हैं। तो इसके बारे में ये बात करते थे। ही सजेस्ट दैट ह्यूमैनिटी इटसेल्फ होल्ड्स अ पोटेंशियल टू रेस्क्यू द एक्सप्लॉइटेड फ्रॉम देयर सफरिंग, कि जो इंसानियत है वो जो अपने आप में ही सफ़र कर रही है, ठीक है, तो लेकिन वो और कोई सही नहीं कर सकता, ह्यूमैनिटी को ही अपने आप को बचाना पड़ेगा इस एक्सप्लॉइटेशन से, ठीक है। तो ये थीम्स हो गई, मैंने देखिए इसलिए पॉइंट वाइज लिखा है कि अगर आप आंसर लिखते हैं, मान लीजिए 6 7 8 पॉइंट हैं, अगर आपके दिमाग में 4 या 5 भी याद रहते हैं ना एग्जाम में, और आप लिख के आ रहे हो एक पॉइंट के अंदर, जैसे अब ये द पोजीशन ऑफ वुमेन है, तो मैंने तो यहाँ पर सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए इतना आपको बताया। इसको आप अपने हिसाब से और ज़्यादा थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हो, डिपेंडिंग कि आप लॉन्ग आंसर में लिख रहे हो, शॉर्ट में लिख रहे हो, किस तरह से, ठीक है। तो मतलब आंसर पॉइंट वाइज होने चाहिए, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप हाईलाइट जरूर करना आंसर में। मैक्सिमम नंबर जितने मिल सकते हैं लिटरेचर में उतने मिलेंगे आपको। नेक्स्ट देखते हैं स्टाइल। मान लीजिए अगर क्वेश्चन में अलग से स्पेसिफाई हो जाता है कि राइट अ नोट ऑन राइटिंग स्टाइल ऑफ मुल्क राज आनंद, तो हम थीम से हटकर, मतलब कंटेंट हमारा वही रहेगा, लेकिन जो हम थीम्स में जो हमने पॉइंट ऊपर पढ़े हैं उससे हटकर हम थोड़ा उनके लिखने के तरीके के ऊपर, कि वो किस तरह से लिखते थे, उसके ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है लिंग्विस्टिक इनोवेशन। आनंद वॉज अमंग द फर्स्ट इंडियन राइटर्स टू इनकॉर्पोरेट पंजाबी एंड हिंदुस्तानी इडियम्स इनटू इंग्लिश। देखिए वैसे तो ये इंग्लिश में इनके जो वर्क्स थे वो सबसे ज़्यादा फेमस थे, लेकिन पंजाबी और जो हिंदुस्तानी इंडिया में जितने भी ईडियम्स यानी कि मुहावरे थे, उनको ये इंग्लिश लैंग्वेज वाले वर्क्स में भी लिख देते थे। तो ये एक इनोवेशन था उस टाइम पे कि लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन अच्छा जो मुहावरा, मान लो उनकी नॉवल में एक सिचुएशन ऐसी आई जिसके लिए मुहावरा हिंदी में उन्हें पता है, इंग्लिश में उन्हें नहीं पता, तो वो हिंदी वाले मुहावरे को ही उस नॉवल में मतलब वहाँ पर मेंशन कर देते थे। दिस लिंग्विस्टिक फ्यूजन ब्रॉट ऑथेंटिसिटी एंड वाइब्रेंसी टू हिज नैरेटिव्स। तो इससे क्या हुआ कि पढ़ने वाले लोगों को काफ़ी ऑथेंटिक लगा, काफ़ी रियल लगा, हेल्पिंग रीडर्स टू कनेक्ट डीपली विद हिज कैरेक्टर्स एंड द कॉन्टेक्स्ट। और जब भी आप किसी चीज़ में कोई ऐसी चीज़ पढ़ोगे जो आपके सोसाइटी में प्रेवलेंट है, ठीक है, या फिर जो जिस बारे में आप जानते हो, तो आप उस चीज़ से ज़्यादा डीपली कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। रियलिज्म, हिज नैरेटिव स्टाइल इज रूटेड इन रियलिज्म, प्रोवाइडिंग एन unflinching portrayal of the harsh realities faced by India's poor and oppressed। जो इनका मतलब राइटिंग स्टाइल था रियलिज्म, यानी जो रियलिस्टिक चीज़ें जो ये देखते थे, अनफ्लिंचिंग पोर्ट्रेयल, यानी जैसा देखा बिल्कुल वैसे ही बता दिया, कोई वहाँ पर फिल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है कि अच्छा ये चीज़ मैंने अगर लिख दी तो पता नहीं इस व्यक्ति को कितना बुरा लग जाएगा, ठीक है। जो भी रियलिटीज़ फेस करी इंडिया के पुअर और ऑप्रेस्ड ने, जो दबा हुआ तबका है, जो गरीब आदमी है, उसकी जो भी रियलिटीज़ थी वो एज इट इज़ वहाँ पर लिख दी। द स्टार येट एम्पैथेटिक डिटेल्स ऑफ डेली स्ट्रगल्स एलिवेट हिज नॉवेल्स एज सोशल डॉक्यूमेंट्स। तो वो आप कहने को तो वो क्या है, साहित्य है, फिक्शन आपका है ना।
फिक्शन का मतलब क्या होता है हिंदी में? काल्पनिक। लेकिन आप उसको अगर पढ़ोगे और जिस टाइम पीरियड में उन्होंने लिखा तो आप सीधे सीधे उसको एज सोशल डॉक्यूमेंट्स भी समझ सकते हो, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बात वही बताई है, बस जो कैरेक्टर्स हैं, जो वहाँ पर उन्होंने स्टोरी लाइन है, हो सकता है एज इट इज़ ना हुआ हो, लेकिन ये सब चीज़ें सोसाइटी में होती थी, तो आप उसको एक सोशल कमेंट्री की तरह भी देख सकते हो कि हमारा समाज कैसा था उस समय पे। विविड कैरेक्टराइजेशन। आनंद्स कैरेक्टर्स आर नॉट मेयर सिंबल्स बट फुली रियलाइज्ड इंडिविजुअल्स। इनके जो आप कैरेक्टर्स पढ़ेंगे ना, भले ही एक नॉवल में जैसे अनटचेबल में एक लड़का होता है बाथा नाम का, तो वैसे तो प्रोटैगनिस्ट वही है, प्रोटैगनिस्ट यानी जो मुख्य पात्र कहानी का होता है, लेकिन जो और भी कैरेक्टर्स हैं वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम के लिए वहाँ पर रख दिए गए हैं कहानी आगे बढ़ाने के लिए, वो अपने आप में फुली रियलाइज इंडिविजुअल्स, यानी उनकी खुद की एक स्टोरी लाइन होती है, उनके खुद के कैरेक्टर्स आपको दिखेंगे, ईच विद यूनिक वॉइसेस, डिज़ायर्स एंड स्ट्रगल्स। और हर एक व्यक्ति की अपनी खुद की वहाँ पर आप देखेंगे कि वो अपनी खुद की बात अपने तरीके से रख रहा है, उसके खुद के कुछ डिज़ायर्स हैं, कुछ ना कुछ स्ट्रगल है जो उसकी लाइफ में वो फेस कर रहा है। दिस इज़ पार्टिकुलरली एविडेंट इन प्रोटैगनिस्ट लाइक बाघा एंड मुन्नू, ठीक है। तो मैंने इसे बताया अनटचेबल, तो जैसे हम इनके कुछ फिक्शन या फिर कुछ नॉवेल्स का आप समरी पढ़ेंगे, तो जो उनके मेन कैरेक्टर्स हैं ना, उनका नाम याद रखिएगा, तो आंसर्स में आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। इंटरवीविंग पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर, ये पॉइंट हमारा थीम्स में भी आया था, तो ये तो बिल्कुल सेम है कि ये पॉलिटिक्स और लिटरेचर को अलग नहीं मानते थे, ठीक है। तो उनको जितने भी आप देखेंगे ज़्यादातर चीज़ें इनके लिटरेचर में पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं उसमें आपको दिखेगा कि प्रेवलेंट है। इंगेजमेंट विद वेस्टर्न लिटरेरी ट्रेडिशंस। अब देखिए इंग्लिश जो है वो हमारी मातृभाषा तो है नहीं, इन्होंने इंग्लिश में लिखा, तो इंस्पिरेशन इन्होंने कहाँ से ली? जो बाहर के हमारे जो वेस्टर्न राइटर्स थे, जैसे चार्ल्स डिकेंस, जॉन स्टेनबेक, ठीक है। आनंद अडेप्टेड देयर सोशल रिज्म टू इंडियन कॉन्टेक्स्ट। चार्ल्स डिकेंस जैसे आप पढ़ेंगे तो वो भी सोसाइटी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लिखते थे, सोशल कमेंट्री करते थे अपने वर्क्स में, तो वहीं से आपको देखने को मिलेगा कि जो मुल्कराज आनंद है, कुछ ना कुछ वहाँ में सिमिलरिटी आपको देखने के लिए मिलेगी। द इन्फ्लुएंस ऑफ ई एम फॉस्टर इज मेंटल्स पर्टिकुलरली विजिबल इन द स्ट्रक्चर एंड ह्यूमनिस्टिक ईथोस ऑफ हिज वर्क्स। ई एम फॉस्टर एक और राइटर जो हैं, तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि फॉस्टर और आनंद दोनों के वर्क्स में सिमिलरिटी आपको देखने को मिलेगी। सिम्बॉलिज्म। Anand often uses symbolic elements to critique social issues. For instance, the flush toilet in Untouchable symbolizes technological process as a potential solution to caste-based indignities. ठीक है, जो अब जैसे अनटचेबल है उसमें क्या होता है कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं तो उनके घरों में आप कह सकते हो कि जो टॉयलेट थे वो नहीं थे, लेकिन उसी में हमें कहीं पता चलता है, जैसे कहानी आप आगे पढ़ोगे, कि जो फ्लश बेस्ड सिस्टम जो टॉयलेट होते हैं तो वो कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस होते हैं, तो वो वहाँ पर सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की तरह नहीं दिखाया गया है, वो उन्होंने बताया कि एक टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है और साथ ही साथ एक पोटेंशियल सोल्यूशन है जो कि कास्ट बेस्ड इंडिग्निटीज़ की वजह से आता है, ठीक है। कि मान लो एक लोअर कास्ट का व्यक्ति है, उसके पास एक अपना खुद का साफ टॉयलेट नहीं है, तो वो उसका सोल्यूशन क्या हुआ? जो फ्लश टॉयलेट वहाँ पर उन्होंने इंट्रोड्यूस, यानी कि अपनी कहानी में उसको इनकॉर्पोरेट करा। वो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं है, वो सिंबल है किस चीज़ का? टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। साथ ही साथ जो दिक्कतें लोगों को झेलनी पड़ती हैं, लोअर कास्ट के लोगों को, उसको सही करने का एक तरीका, एक पोटेंशियल सोल्यूशन। नैरेटिव फ्लूइडिटी। देखिए नैरेटिव का मतलब होता है कि स्टोरी, फ्लूइडिटी यानी कितना ईजिली वो कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो इनकी जो स्टोरी टेलिंग थी वो ऑल्टरनेट्स बिटवीन अ पर्सनल कन्फेशन एंड अ ब्रॉडर ऑलमोस्ट जर्नलिस्टिक ऑब्जर्वेशन ऑफ सोशल डायनामिक्स, ठीक है। तो किसी या तो ये पर्सनल टोन में भी लिखते थे, थोड़ा सा कन्फेशनल, ठीक है, एंड अ ब्रॉडर। तो ऐसा नहीं है कि वो पूरी कहानी में अगर पर्सनल टोन में लिख रहे हैं तो वैसे ही लिखेंगे, आपको ये तो देखने को मिलेगा कि अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से लिख रहे हैं, लेकिन एक ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू भी वो आपको दिखाते थे, जिससे कि आप सोशल डायनेमिक्स को और ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व कर सको। दिस डुअल पर्सपेक्टिव्स एड्स डेप्थ एंड यूनिवर्सैलिटी टू हिज राइटिंग। और देखिए कोई भी अगर राइटर है सिर्फ अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू लिखता रहेगा ना, तो कुछ टाइम बाद उसके जो लिटरेचर के वर्क्स हैं वो उतने ज़्यादा फेमस नहीं होंगे जब तक उनमें यूनिवर्सैलिटी नहीं होगी। अब जैसे अभी हमने पढ़ा था ना शुरुआत में कि इंडिया के साथ साथ जो बाहर के देश हैं, वेस्टर्न जो रीडर्स थे, वो भी इनको पढ़ना शुरू करें, क्योंकि भले ही जो सोसाइटी है वो एज इट इज़ वैसी ना हो जैसी इंडिया और इंग्लैंड में है, लेकिन जैसे यहाँ पर कुछ मार्जिनलाइज सेक्शन है वैसी वहाँ की सोसाइटी में होंगे, तो उससे वो रीडर्स कनेक्ट कर पाते थे,
तो इसी वजह से उनकी राइटिंग में जो यूनिवर्सैलिटी थी तो वो और ज़्यादा डेप्थ ऐड करती थी इनकी स्टोरी टेलिंग में, इनके नैरेटिव में। ऑप्टिमिज्म अमिस स्ट्रगल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि जो हाईलाइट इनके लिटरेचर को कर रहा है वो पॉइंट कौन सा है, स्ट्रगल यानी समस्या, ठीक है, जो संघर्ष नीचे तबके के लोगों को करना पड़ता है, लेकिन उसी के साथ साथ आपको कहीं ना कहीं ऑप्टिमिज्म भी देखने को मिलेगा, ठीक है, यानी आशावादी। While Anand's works expose grim realities, they also offer hope, envisioning a future where dignity and equality prevail through humanistic values and societal reform. काफ़ी सिंपल सा पॉइंट है कि भले ही वहाँ पर स्ट्रगल है, लेकिन एंड जब आप कोई भी इनका फिक्शन ख़त्म करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं छोटी सी होप देखने को मिलेगी एक आने वाले ऐसे भविष्य के लिए जहाँ पर इक्वालिटी और डिग्निटी, लोगों के बीच में समानता होगी और हर कोई इज्जत के साथ समाज में रह सकता है, ठीक है। तो ये इनका पूरा मैंने आपको बता दिया डिटेल में। अगर आप इनका कोई सिंगुलर वर्क पढ़ना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन मैं अभी सजेस्ट करूँगा कि अगर आप सिर्फ बीए फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम के लिए तैयार कर रहे हैं तो इनके जो इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं उनको आप बस समरी वाइज जैसे पढ़ते रहो, ठीक है, जिससे कि आप एग्ज़ाम में और ज़्यादा अच्छे से लिख सकते हो। थ्रू हिज मास्टरफुल ब्लेंड ऑफ पावरफुल थीम्स एंड a distinct narrative style, Mulk Raj Anand carved a space for socially conscious literature that continues to inspire readers and writers alike, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए जो ऐसे लोग हैं जो कि सोसाइटी के ऊपर लिखा हुआ लिटरेचर पढ़ना चाहते हैं तो मुल्क राज आनंद का नाम जो है लिस्ट में टॉप की तरफ ही आएगा, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने इस तरह से सोशल कमेंट्री करी है अपने वर्क्स के थ्रू, और जो रीडर्स और राइटर्स हैं वो अभी भी इनसे इंस्पायर होते हैं, ठीक है। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए पूरा टॉपिक हो गया, मैंने डिटेल में समझा दिया है। फिर से मैं रिपीट करूँगा, या तो आप अगर नोट्स बना रहे हैं अच्छी बात है, अगर नोट्स नहीं बना रहे हैं तो जो पूरा मैंने वीडियो आपको एक एक स्लाइड बाय स्लाइड बताया तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करके अपने आंसर्स एग्ज़ाम में लिखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या पढ़ना है अपने एग्ज़ाम के लिए कमेंट्स में बता दो। अब इस तरह से वीडियोस मैं रोज़ यहाँ पर अपलोड करूँगा, तो आप अपने जो टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आ रहा है वो आप कमेंट्स में कर दीजिए। अगर वो मैंने ऑलरेडी कर रखा है चैनल पे अपलोड तो या तो आप खुद देख सकते हैं या मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा, वरना वो टॉपिक नेक्स्ट डे आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।